दिमाग में घूमने लगी कि अब उसकी विराज को भरोसा नहीं हो रहा था। हरीश ने कहा, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आपको बातें बनाने में बहुत शौक है, लेकिन मुझे नहीं है। बताओ आपने ऐसा क्यों किया? हरीश ने विराज की आंखों में, मैंने जो बोला है वही है विराज, है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। तुम्हारे बाप ने मरने से पहले मुझसे कसम ली थी। उसने मुझे मजबूर किया था कि मैं तुम में से किसी को भी कभी भी सच ना बताऊं। विराज को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसने हरीश से पूछा, मगर क्यों? वो अपनी ही मौत का सच बताने के लिए क्यों मना करेंगे? हरीश चुप था। उसने अपना मुंह फेर लिया। विराज का सब्र अब जवाब दे रहा था। वो हरीश के और करीब आया और बोला, अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको क्या लगता है कि मैं चुप बैठ जाऊंगा? मैं पाताल से भी खोद कर निकाल लूंगा उस सच को, लेकिन तब जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। हरीश ने एकदम से सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर तैर रहा था। उसने शांत आवाज में विराज से कहा, विराज तुम समझ नहीं रहे हो। क्यों? तुम इन सब में पढ़ना क्यों चाह रहे हो? ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक दलदल है, एक ऐसा दलदल जिसमें जो एक बार पैर रखता है वो सिर्फ धंसता जाता है। शांतनु कभी नहीं चाहता था कि तुम या रूपा इस दलदल के आसपास भी आओ, और मैं भी बस वही कर रहा हूं। विराज ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, दलदल? आपको लगता है कि मैं दलदल से डरता हूं? मेरे पिता को मारा गया है और आप चाहते हैं कि मैं घर जाकर रजाई ओढ़कर सो जाऊं, कुछ ना करूं? विराज के सर पर खून सवार हो गया था। हरीश ने उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यह खेल कितना बड़ा है। यह सिर्फ एक या दो लोगों की बात नहीं है, यह एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसके हाथ बहुत लंबे हैं। अगर मैंने तुम्हें उन लोगों के बारे में बता भी दिया तो भी तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाओगे विराज। विराज का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने हरीश की आंखों में देखकर कहा, आप डरते होंगे उनसे, मैं नहीं डरता। मैं उन्हें ढूंढूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। यह सुनकर हरीश घबरा गया। उसने कहा, पागल मत बन विराज। अगर तूने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी तो याद रखना विराज, अंजाम बहुत बुरा होगा। हम सबकी लाशें लटकी हुई मिलेंगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। विराज ने हरीश के फेस को गौर से देखा। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। विराज ने हरीश से पूछा, किससे डर रहे हैं आप इतना? कौन है वो जिसका नाम लेने से भी आपको इतना डर लग रहा है? हरीश के पैर लड़खड़ाने लग गए। वो सोफे पर बैठ गया। उसने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने तेरे बाप को बहुत समझाया था, मैंने उसे रोका था, मगर वो माना ही नहीं। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसे लगता था कि वो सब बदल देगा, लेकिन हुआ क्या? और उसकी कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। फिर हरीश ने विराज की तरफ देखकर कहा, अब तुम वही गलती मत करो विराज, वरना हम सब उसकी कीमत चुकाएंगे। इसी वजह से मैंने तुमको और रूपा को हमारे परिवार से, इस घर से दूर किया था, ताकि तुम लोगों पर वो साया ना पड़े, मगर तुम नहीं माने। विराज ने हरीश और अपने चाचा की तरफ देखकर एकदम सख्त अंदाज में कहा, मैं मेरे मरे हुए बाप की कसम खाकर कहता हूं, वो जिस भी बिल में छिपे होंगे मैं उन्हें वहां से खींच कर निकालूंगा और उनको ऐसी मौत दूंगा कि वो दोबारा जन्म लेने से भी डरेंगे। ये बोलकर विराज वहां से तूफान की तरह निकल गया। विराज के जाते ही यशवेंद्र हरीश के पास आया और बोला, पापा जी, मुझे नहीं लगता ये रुकने वाला है। उसकी आंखें देखी आपने? वो पागलपन। हरीश ने बुझी हुई आवाज में कहा, इसका बाप भी नहीं रुका था, ये भी उसका ही बेटा है। यशवेंद्र ने पसीना पोंछते हुए कहा, पर आप तो जानते हैं ना कि क्या होगा अगर विराज उन तक पहुंच गया तो? वो हमें नहीं छोड़ेंगे पापा जी, वो हम सबको खत्म कर देंगे। हरीश ने यशवेंद्र से कहा, तो फिर यही प्रार्थना कर कि विराज उन तक कभी ना पहुंचे। विराज की कार फुल स्पीड में चल रही थी। सानवी बार बार विराज की तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि इस वक्त विराज को कुछ भी कहना आग में घी डालने जैसा होगा, लेकिन उससे विराज की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने विराज को शांत करते हुए कहा, विराज, तुम्हें सब कुछ शांत दिमाग से करना होगा। तुम रैशली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। विराज ने सानवी की तरफ देखकर कहा, सानवी, दादाजी को सब पता था और वो चुप रहे। पापा को मालूम था कि उनकी जान को खतरा है, फिर भी वो पीछे नहीं हटे और इतने सालों से सब मुझे बेवकूफ बना रहे। सानवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो विराज को क्या जवाब दे। वो बस चुपचाप उसको सुन रही थी। जैसे ही वो दोनों अपने घर पहुंचे तो घर के बाहर एक कार खड़ी थी। विराज ने उस कार को देखते हुए सानवी से कहा, ये कार किसकी है? हमारे घर कौन आया होगा इतनी रात को? सानवी भी उस कार को देखकर कंफ्यूज हो गई।
वो दोनों जल्दी से अपनी कार से निकले और घर के अंदर चले गए। सामने सोफे पर रूपा बैठी हुई थी और उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था। रूपा ने विराज को देखते हुए कहा, लो आ गया विराज भी। जैसे ही विराज ने आगे आकर देखा तो सामने प्रोफेसर अरविंद बैठे हुए थे। उनके हाथ में चाय का कप था। तभी रूपा ने प्रोफेसर की तरफ इशारा करते हुए कहा, विराज इनसे मिलो, ये प्रोफेसर अरविंद है, तुम्हारे पापा के बहुत पुराने और खास दोस्त। बड़े सालों के बाद आज यहां पर आए हैं। प्रोफेसर ने चाय का कप टेबल पर रखा और खड़े होकर विराज की तरफ एक वार्म स्माइल देते हुए कहा, आओ विराज बैठो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। विराज और सानवी दोनों कंफ्यूज खड़े हुए थे। कुछ देर पहले ही प्रोफेसर ने उन्हें कुछ भी बताने से मना कर दिया था और अब वो उनके घर में बैठे हुए थे। विराज ने प्रोफेसर की तरफ देखते हुए कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं? रूपा ने विराज को टोका, विराज ये कैसा तरीका है बात करने का? वो तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। फिर रूपा ने प्रोफेसर और विराज दोनों से कहा, एक मिनट, क्या तुम दोनों पहले मिल चुके हो? इससे पहले कि विराज कुछ बोलता, प्रोफेसर ने बीच में बोलते हुए कहा, हाँ भाभी, एक छोटी सी मुलाकात हुई थी पर बात नहीं हो पाई थी। फिर प्रोफेसर ने रूपा से कहा, वैसे भाभी बड़े दिन बाद आपके घर आए हैं, आपके हाथ का गोंद का हलवा खाए बगैर नहीं जाऊंगा। रूपा ये सुनकर हंसने लग गई और बोली, हाँ भाई साहब, मैं अभी लेकर आती हूँ। रूपा के जाते ही विराज ने प्रोफेसर से कहा, मुझे लगा था मैंने अपने सवाल साफ साफ पूछे थे प्रोफेसर, और आपने कहा था आपके पास मेरे लिए कुछ नहीं है, तो अब आप मेरे घर में कर क्या रहे हैं? अब प्रोफेसर के फेस के एक्सप्रेशंस बदलने लग गए थे। उन्होंने विराज की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के सच से दूर नहीं करना चाहता था विराज, बस मेरा तरीका थोड़ा गलत हो गया। यह सुनकर विराज ने प्रोफेसर से कहा, तो अब क्या बदल गया? अचानक आपको मेरे पिता का प्यार याद आ गया? प्रोफेसर ने एक गहरी सांस ली और कहा, डर बदल गया विराज। मैं नहीं चाहता जो शांतनु के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानते तुम किस आग से खेल रहे हो। यह सुनकर विराज चढ़ गया। फिर वही पहेलियां, अगर आप यहां मुझे डराने आए हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे दादाजी ये कोशिश कर चुके हैं। प्रोफेसर ने सानवी और विराज दोनों की तरफ देखा, फिर कहा, नहीं, मैं तुम्हें डराने नहीं, सच बताने आया हूं, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखाया तो तुम भटक कर अपनी जान गंवा दोगे। सानवी भी विराज के साइड में आकर बैठ गई। सानवी ने प्रोफेसर की तरफ देखकर कहा, अगर आप हमारी सच में मदद करना चाहते हैं तो बिना बातों को घुमाते हुए सब कुछ हमें साफ साफ बताओ। प्रोफेसर ने फिर विराज से कहा, शांतनु को एक लैब में उसके प्रोजेक्ट की रिसर्च के लिए बुलाया गया था, मगर असलियत में वो एक ट्रैप था। शांतनु को उसी की लैब में मारा गया था, लेकिन किसी हथियार से नहीं। वहां एक ऐसा वायरस फैला दिया गया था, एक ऐसा बायो एजेंट जो सीधा इंसान के लंग्स पर असर करता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, उसके फेफड़े धीरे धीरे गलने लग गए थे। यह सुनकर विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा जब वो अपने आखिरी दिनों में सांस लेने के लिए तड़पते थे। सबको लग रहा था कि यह कोई वायरल इन्फेक्शन था। यह सब सोचकर विराज का दिल रो उठा था। विराज ने फिर प्रोफेसर से कहा, आपको तो मालूम था ना ये सब, फिर आपने उन्हें क्यों नहीं बचाया? प्रोफेसर ने विराज से कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी विराज, मैंने एंटीडोट बनाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं उससे बचा नहीं पाया। तभी विराज ने कहा, किसने किया था ये? कौन कौन था इसमें इन्वॉल्व? प्रोफेसर ने विराज का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा विराज। वो कौन थे, वो क्या चाहते थे, सब कुछ, लेकिन अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। मुझे कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखो। विराज कंफ्यूज हो गया था। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि इस आदमी पर भरोसा मत करो, लेकिन दूसरी तरफ उसे वो जवाब मिल रहे थे जिनके लिए वो तरस रहा था। प्रोफेसर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मुझे वो फाइल चाहिए विराज, शांतनु की वो फाइल जो तुम मेरे घर से लाए थे। शायद उस फाइल में ऐसा कुछ हो जो तुम नहीं देख पाए हो। विराज ने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा, फिर उसने वो फाइल प्रोफेसर के हाथ में रख दी। प्रोफेसर ने फाइल ली और उसे तुरंत अपने बैग में डाल लिया और खड़े होकर कहा, तुम चिंता मत करो विराज, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। फिर वो एक पल के लिए रुका और बोला, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत काम बाकी है। प्रोफेसर विराज के घर से बाहर निकलकर गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही प्रोफेसर के फेस के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए। वो दर्द, वो हमदर्दी, वो फिक्र सब गायब हो गई। उसने अपना फोन निकाला
और एक मैसेज टाइप किया, गॉट द फाइल, वी आर सेफ, द बॉय नोज नथिंग। मैसेज सेंड होते ही प्रोफेसर ने कार स्टार्ट की और अंधेरे में गायब हो गए। विराज दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या उसने सही किया या नहीं? विराज के मन में बहुत कुछ था, मगर उसे मालूम था अगर उसे अपने पिता की मौत से जुड़े राज जानने हैं तो उसे किसी ना किसी पर भरोसा तो करना ही होगा। आखिर ये प्रोफेसर क्या करना चाह रहा था? क्या ये वाकई में विराज के साथ कोई खेल खेल रहा है? प्रोफेसर ने ये मैसेज किसको किया था? क्या विराज ने फाइल प्रोफेसर को देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? आखिर विराज के पिता को उसकी लैब में वायरस से मारने वाले कौन थे? आखिर क्या राज छुपे हैं इस फाइल के अंदर जो विराज नहीं देख पाया? क्या प्रोफेसर विराज को ही नुकसान पहुंचाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्रोफेसर अरविंद जा चुके थे। उनकी कार विराज की नजरों से दूर हो चुकी थी, लेकिन विराज अभी भी दरवाजे की चौखट पर खड़ा हुआ था। उसकी नजरें रोड पर थीं, लेकिन दिमाग में एक अलग ही तूफान चल रहा था। उसने अपने आप से कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या सही कर रहा हूं क्या गलत, लेकिन अभी मुझे किसी ना किसी पर भरोसा करना होगा। विराज घर के अंदर आ गया था। तभी किचन से रूपा की आवाज आई। हाथों में एक ट्रे लिए स्माइल करते हुए वो बोली, लो भाई साहब, गर्मा गर्म हलवा। आप कह रहे थे ना कि मेरे हाथ का हलवा खाए बिना नहीं जाएंगे। रूपा की नजर सोफे पर पड़ी तो वो कंफ्यूज हो गई। फिर उसने विराज और सानवी की तरफ देखा जो खामोश खड़े थे। उसने हैरानी से पूछा, अरे प्रोफेसर अरविंद कहां गए? अभी तो यहीं बैठे थे। सानवी ने एक नजर विराज की तरफ देखा, फिर बात संभालते हुए बोली, मां वो उन्हें अचानक लैब से कोई अर्जेंट कॉल आ गया था, कोई इमरजेंसी थी, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने कहा आपको सॉरी बोलने के लिए, नेक्स्ट टाइम रुकेंगे वो पक्का। रूपा का फेस थोड़ा उतर गया। उसने ट्रे टेबल पर रखी और बोली, हद है, इतने सालों के बाद तो आए थे और बिना कुछ खाए चले गए। चलो कोई बात नहीं, विराज अगली बार उन्हें जाने मत देना। रूपा सोफे पर बैठ गई थी। विराज धीरे से चलकर रूपा के पास आया और उनके साइड में बैठ गया। सानवी भी दूसरी तरफ बैठ गई। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए विराज ने हलवे की कटोरी उठाई और कहा, कोई बात नहीं मां, प्रोफेसर का हिस्सा मैं खा लेता हूं, वैसे भी मुझे बहुत जरूरत है थोड़ी एनर्जी की। रूपा ने प्यार से विराज के सर पर हाथ फेरा। तेरे पापा भी ऐसे ही थे, मीठे के शौकीन। पापा शब्द सुनते ही विराज का चम्मच रुक गया। उसके दिमाग में फिर वही सवाल घूमने लगे, प्रोफेसर अरविंद, वो फाइल, वो वायरस और वो एक अधूरा सच। विराज ने बोल साइड में रखा और रूपा की आंखों में देखते हुए बोला, वैसे मां एक बात पूछनी थी मुझे। रूपा ये सुनकर एकदम सीरियस हो गई। सानवी भी सोच में पड़ गई कि विराज क्या पूछने जा रहा है। विराज ने कहा, आप पापा के दोस्तों के बारे में कितना जानती हैं? मतलब प्रोफेसर अरविंद के अलावा और कौन कौन था जो पापा के बहुत करीब था? रूपा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। विराज और सानवी दोनों उसको देख रहे थे। तभी रूपा ने कहा, सच कहूं विराज तो तेरे पापा के ज्यादा दोस्त नहीं थे। तुझे तो पता ही है वो कितने वर्कहॉलिक थे। अपना ज्यादातर टाइम वो अपने ऑफिस और उस लैब में ही बिताते थे। काम ही उनकी दुनिया थी। घर पर भी वो फाइलों में ही खोए रहते थे। विराज बहुत ध्यान से सुन रहा था। रूपा ने आगे कहा, हाँ बस इन प्रोफेसर अरविंद का नाम अक्सर उनकी जुबान पर आता था। शायद वो दोनों किसी बड़े प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर रहे थे। वो अक्सर फोन पर घंटों अरविंद से बातें करते थे। अरविंद के अलावा तो रूपा चुप हो गई थी। वो याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी रूपा को याद आया, हाँ दोस्त तो नहीं पर हाँ एक लड़का था गुरुदेव। ये सुनते ही विराज की आईब्रो ऊपर हो गई। ये नाम उसने पहले भी कहीं पढ़ा था या सुना था। उसने रूपा से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? रूपा ने पूरी श्योरिटी से कहा, हाँ गुरुदेव, वो तेरे पापा का लैब असिस्टेंट था। बहुत होनहार लड़का था। तेरे पापा कभी कभी उसका जिक्र करते थे, कहते थे कि वो उनका राइट हैंड है। बहुत भरोसा करते थे उस पर। बाकी इनके अलावा तो मुझे किसी का नाम याद नहीं आ रहा। विराज ने ये नाम पहले कहीं सुना था, मगर उसको याद नहीं आ रहा था। विराज ने इस बारे में सोचते हुए अपने आप से कहा,
अगर वो पापा का राइट हैंड था तो आज तक मैंने उसके बारे में कभी सुना क्यों नहीं? इतने सालों से कहां गायब है ये गुरुदेव? तभी विराज ने रूपा से पूछा, मां क्या आप कभी मिली हैं इस गुरुदेव से? कैसा दिखता है वो? रूपा ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, कभी नहीं। वो कभी घर आया ही नहीं। तेरे पापा ने उसे हमेशा काम तक ही रखा था और उनकी डेथ के बाद तो मैंने कभी उसका नाम भी नहीं सुना। विराज का दिमाग अब तेजी से दौड़ने लग गया। शांतनु की डेथ के बाद उसके असिस्टेंट का गायब होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। तभी विराज को कुछ याद आया। वो तुरंत खड़ा होकर बिना कुछ बोले जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और ऊपर अपनी स्टडी रूम की तरफ चला गया। यह देखकर रूपा ने कंफ्यूज होकर कहा, अरे इसको क्या हुआ अचानक से? अभी तो हलवा खा रहा था। सानवी समझ गई कि विराज के दिमाग में कुछ ना कुछ आया होगा। उसने रूपा से कहा, मां शायद ऑफिस का कोई काम याद आ गया होगा। आप चिंता मत करो, मैं देखती हूं। सानवी भी विराज के पीछे पीछे ऊपर चली गई। विराज तेजी से अपनी स्टडी रूम में गया और सीधा अपनी डेस्क की तरफ जाकर ड्रॉअर खोलकर एक फाइल निकाली। सानवी तब तक अंदर पहुंची। विराज अपनी चेयर पर बैठकर कुछ पेजेस पलट रहा था। सानवी दरवाजे पर ही रुक गई। उसे गुस्सा आ रहा था। वो चलकर विराज के पास आई। विराज, तुम ऐसे बीच में उठकर क्यों आ गए? और ये तुम क्या देख रहे हो? ये तो वही फाइल है ना? तुमने तो वो फाइल प्रोफेसर को दे दी थी। विराज ने सानवी की तरफ देखकर कहा, सानवी, तुम्हें सच में लगा कि मैं मेरे पिता की जिंदगी की मेहनत को एक ऐसे इंसान को दे दूंगा जिसे मैं अच्छे से जानता भी नहीं हूं? यह सुनकर सानवी शॉक्ड हो गई। उसने विराज से पूछा, मतलब तुमने उसे असली फाइल नहीं दी? विराज ने फाइल दिखाते हुए कहा, फाइल असली थी, लेकिन पहले ही मैंने उस पूरी फाइल की हाई रेजोल्यूशन कॉपी बनवा ली थी। पेपर क्वालिटी से लेकर इंक शेड तक सब कुछ ऐसा है कि कोई पहचान ही ना सके कौन सी असली है और कौन सी नकली। फिर विराज उस फाइल को देखने लग गया। फाइल के एंड पर एक नाम पर विराज की नजर गई। उसने सानवी से कहा, सानवी ये देखो, प्रोजेक्ट टीम, शांतनु एंड गुरुदेव। उसमें एक फोटो बनी हुई थी। विराज ने उस फोटो पर उंगली रखते हुए कहा, यही वो लैब असिस्टेंट है। लेकिन अगर ये इतना क्लोज था तो पापा की डेथ के बाद ये गायब क्यों हो गया? इसने कभी पुलिस से कांटेक्ट क्यों नहीं किया, या हमसे? यह सुनकर सानवी ने कहा, हो सकता है विराज वो डर गया होगा। सानवी की बात सुनकर विराज ने कहा, यह आदमी यही हमारा मिसिंग लिंक है। अगर ये जिंदा है तो इसे पापा के मर्डर के बारे में पता होगा। लेकिन अभी ये है कहां? रात काफी हो गई थी और इन सब के बारे में सोचते सोचते दोनों रेस्ट करने चले गए। सुबह होते ही विराज सीधे अपने हेडक्वार्टर के लिए निकल गया। हेडक्वार्टर में बहुत टेंस माहौल था। कॉन्फ्रेंस रूम में जनरल राठौड़ पहले से मौजूद थे। उनके साथ कुछ और हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स बैठे हुए थे। जैसे ही विराज ने कमरे में एंट्री ली, सब एकदम शांत हो गए। सभी ऑफिसर्स अपनी चेयर से खड़े हो गए। विराज ने बिना कुछ बोले हाथ के इशारे से सबको बैठने के लिए कहा। जनरल राठौड़ ने विराज को देखा और अपने पास वाली चेयर की तरफ बैठने के लिए इशारा कर दिया। विराज के बैठते ही जनरल राठौड़ ने कहा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। जेंटलमैन, एज आई ब्रीफ यू, हमारे पास टाइम बहुत कम है। वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर। अब आप सब जा सकते हैं। विराज और मुझे अकेले में बात करनी है। सारे ऑफिसर्स फाइल समेट कर चले गए। अब कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ विराज और राठौड़ थे। क्या बात है जनरल, आज माहौल कुछ ज्यादा ही सीरियस है। क्या बात हुई है? राठौड़ ने एक गहरी सांस ली और स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, विराज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम अपने पर्सनल मैटर और उस तामिर वाले केस में फंसे हुए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन पिछले 48 घंटों में वी रिसीव्ड इनपुट्स फ्रॉम ऑल द टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज, CIA, मॉसैड, रॉ, सबका इशारा एक ही तरफ है। विराज ने राठौड़ की तरफ देखकर कहा, किस तरफ? क्लियर बताइए, हुआ क्या है? राठौड़ ने एक लंबी सांस लेकर कहा, वी आर इन सीरियस डेंजर। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बहुत बड़ा प्लान हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये जो छोटे मोटे अटैक्स हो रहे थे, ये RDX की स्मगलिंग, तामिर जैसे इशू, ये सब एक डिस्ट्रैक्शन था, एक ट्रैप था हमारा ध्यान भटकाने के लिए।
राठौड़ की बात सुनकर विराज एकदम शॉक्ड रह गया। आखिर एकदम से ऐसा क्या हो गया था? विराज ने पूछा। बड़ा प्लान? लेकिन क्या? राठौड़ ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा, यही तो हमें पता नहीं चल पा रहा है। बस हमारे पास ये इनपुट्स हैं कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, और वो भी बहुत बड़े लेवल पर। इनका हथियार क्या होगा, कहां होगा, वी डोंट नो। इट्स लाइक वी आर फाइटिंग अ घोस्ट। ये सुनकर विराज सोच में पड़ गया। उसने राठौड़ से कहा, आपका इंट्यूशन क्या कहता है? राठौड़ ने विराज की आंखों में देखा और उसका जवाब देते हुए कहा, कोई है विराज इन सबसे ऊपर, सबसे खतरनाक, जो परछाइयों में रहकर दुनिया को नचा रहा है। कोई ऐसा जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह सुनकर विराज को प्रोफेसर की बातें याद आ गई। ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसा नेटवर्क जिसके हाथ बहुत लंबे हैं। तभी राठौड़ ने विराज से पूछा, तुम्हारे पर्सनल मैटर का क्या हुआ? विराज ने फिर पूरी बात राठौड़ को बताई तो वो भी शॉक्ड रह गए। फिर उन्होंने विराज से कहा, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू आउट? तभी विराज ने राठौड़ से कहा, एक्चुअली मुझे आपकी नहीं, आपके स्पाई नेटवर्क की हेल्प चाहिए। मुझे एक आदमी चाहिए जो मेरे पापा के साथ ही काम करता था। यह सुनकर राठौड़ ने कहा, कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? विराज ने कहा, गुरुदेव। मेरे पापा की डेथ के बाद से वो गायब है। ना उसका कोई रिकॉर्ड है, ना कोई लिंक मिल रहा है। मुझे वो लड़का चाहिए। अगर वो जिंदा है तो इस धरती के किसी ना किसी कोने में तो होगा। अपनी सैटेलाइट्स, अपने स्लीपर सेल्स, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। मुझे गुरुदेव की लोकेशन चाहिए। राठौड़ ने तुरंत अपनी डायरी निकाली और नाम नोट कर लिया और विराज से बोले, गुरुदेव, ठीक है, मैं अभी ऑर्डर्स जारी करता हूं। चिंता मत करो, अगर वो पाताल में भी होगा तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। विराज राठौड़ से कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी उसका फोन जोर जोर से वाइब्रेट होने लग गया। विराज ने फोन निकाला तो स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, प्रोफेसर। विराज ने जैसे ही फोन उठाया तो प्रोफेसर की आवाज आई, हेलो विराज, विराज सुन रहे हो मुझे? प्रोफेसर की हड़बड़ी को देखकर विराज दंग रह गया। उसने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? प्रोफेसर ने खुशी में झूमते हुए कहा, विराज, आई फाउंड इट। मैंने वो फाइल पढ़ी जो तुमने मुझे दी थी। उसमें वो है जो हम सालों से मिस कर रहे थे। विराज एकदम अलर्ट हो गया। उसने राठौड़ को चुप रहने का इशारा किया और फोन स्पीकर पर डालते हुए कहा, क्या मिला आपको प्रोफेसर? साफ साफ बताइए। प्रोफेसर ने कहा, फोन पर नहीं विराज, फोन पर नहीं बता सकता। ये लाइन सेफ नहीं है। तुम अभी के अभी मेरे मेडिकल कॉलेज आओ, ओल्ड बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, एनाटॉमी लैब। यह बोलकर प्रोफेसर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रोफेसर की इस बात ने विराज के मन में और ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। आखिर ऐसा क्या पता चल गया है प्रोफेसर को जिस वजह से वो विराज को बुला रहे हैं? क्या यह भी प्रोफेसर की कोई चाल है या फिर उनका बनाया हुआ कोई जाल? आखिर ऐसा कौन सा खतरा पैदा हो गया देश में जिसकी बात जनरल राठौड़ कर रहे थे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्लीज कम इन। प्रोफेसर आपका अंदर लैब में वेट कर रहे हैं। अंदर का नजारा देखकर दोनों शॉक्ड रह गए। लैब में अजीब सा धुआं फैला हुआ था। जगह जगह टेस्ट ट्यूब्स, बीकर्स और माइक्रोस्कोप बिखरे पड़े थे और बीच में एक बड़ी सी टेबल के पास प्रोफेसर अरविंद खड़े हुए थे। उनके बाल बिखरे हुए थे। लैब कोट पर केमिकल के धब्बे थे और वो किसी पागल की तरह हवा में हाथ घुमा रहे थे। नो, दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन ये सच है, ये सच है। प्रोफेसर खुद से ही बातें कर रहे थे। तभी विराज ने उनको पीछे से आवाज दी, प्रोफेसर। प्रोफेसर एकदम से पलट गए। उनकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत दिनों से सोए नहीं थे। विराज और सानवी को देखते ही वो उनकी तरफ आए और बोले, तुम लोग आ गए। प्रोफेसर ने विराज के दोनों कंधे पकड़ लिए और उसे झकझोरते हुए बोले, विराज, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे पिता क्या थे। विराज को प्रोफेसर के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब लग रहे थे। उसने प्रोफेसर को शांत करते हुए कहा, प्रोफेसर रिलैक्स, हुआ क्या है? आपने फोन करके हमें इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? यह सुनकर प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, मैं कभी शांतनु को समझ नहीं पाया, कोई नहीं समझ पाया। सानवी ने कंफ्यूजन से विराज की तरफ देखा और कहा, विराज, आई डोंट थिंक ही इज स्टेबल राइट नाउ।
फिर विराज ने प्रोफेसर से थोड़े सख्त अंदाज में कहा, प्रोफेसर प्लीज कहानी मत बनाइए, उस फाइल में आपको क्या मिला है वो बताइए। प्रोफेसर ने शांतनु की फोटो को दिखाते हुए कहा, हम सब बेवकूफ थे विराज, पूरी दुनिया बेवकूफ थी। हम सोच रहे थे कि शांतनु कैंसर का इलाज ढूंढ रहे थे। हाँ, कैंसर तो उसके लिए एक जुकाम जैसा था। यह सुनकर सानवी थोड़ी आगे आई और बोली, अगर वो कैंसर का इलाज नहीं था तो उस फाइल में क्या था? सानवी की बात सुनकर प्रोफेसर ने एक लंबी सांस ली। वो अपनी टेबल के पास गए और एक टेस्ट ट्यूब उठाई जिसमें एक ब्लू कलर का चमकदार लिक्विड था। उन्होंने विराज की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, शांतनु वॉज नॉट जस्ट अ जीनियस, ही वॉज अ मैड जीनियस। उस फाइल में मौत का नहीं, जिंदगी का राज छुपा है। उसने सेल रीजेनरेशन का कोड क्रैक कर लिया था। यह सुनकर सानवी और विराज कंफ्यूज्ड हो गए। विराज ने प्रोफेसर से पूछा, सेल रीजेनरेशन मतलब? प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे डैड ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था जो डेड सेल्स को फिर से जिंदा कर सकता है। वो शरीर के किसी भी पार्ट को, किसी भी डैमेज को रिपेयर कर सकता है, नेचुरल हीलिंग से 1000 टाइम्स फास्टर। यह सुनकर सानवी ने कहा, प्रोफेसर ये इम्पॉसिबल है, साइंस अभी वहां तक नहीं पहुंची है। यही तो बात है सानवी, प्रोफेसर ने चिल्लाते हुए कहा। शांतनु अपनी दुनिया से 50 साल आगे जी रहा था। तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हुआ था। मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूं, लेकिन फिर मैंने इसे टेस्ट किया। प्रोफेसर ने उन्हें टेबल के पास आने का इशारा किया। वहां एक पिंजरा रखा हुआ था जिसमें एक सफेद चूहा था। प्रोफेसर ने एक सर्जिकल ब्लेड उठाया और कहा, ध्यान से देखना। विराज और सानवी की सांसें रुक गई। प्रोफेसर ने उस चूहे के पैर की एक छोटी सी उंगली पर ब्लेड रखा और काट दिया। चूहा दर्द से बिलबिला उठा, खून की बूंद निकल आई थी। सानवी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह फेर लिया। प्रोफेसर ये क्या कर रहे हैं आप? विराज ने अपनी नजरें नहीं हटाई। वो बिना पलक झपकाए देख रहा था। देखती रहो सानवी, ये जादू देखना जरूरी है, प्रोफेसर ने कहा और वो ब्लू लिक्विड एक ड्रॉपर में भरकर उस चूहे के घाव पर डाल दिया। जैसे ही वो लिक्विड खून के कांटेक्ट में आया, वहां से हल्का सा धुआं उठ गया। विराज ने थोड़ा झुककर देखा। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। घाव भर रहा था, सिर्फ भर नहीं रहा था, वहां मांस फिर से बन रहा था। खून रुक गया था, टिश्यूज एक दूसरे से जुड़ रहे थे और देखते ही देखते अगले 30 सेकंड के अंदर चूहे की उंगली का कटा हुआ हिस्सा वापस जॉइंट हो गया, बिल्कुल पहले जैसा, जैसे कोई कट कभी लगा ही ना हो। यह देखकर विराज ने कहा, दिस इज इम्पॉसिबल। तभी प्रोफेसर ने विराज से कहा, देख रहे हो ना विराज, शांतनु ने क्या डिकोड कर लिया था। उसने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया था जो किसी भी मरे हुए सेल को जिंदा कर सकता था, जो हमारे किसी भी ऑर्गन को दोबारा बना सकता है। विराज को अब समझ में आ रहा था कि आखिर क्यों तामिर जैसा आदमी उसके डैड को जानता था। तभी प्रोफेसर ने कहा, अब समझ रहे हो तुम क्यों इतने लोग शांतनु के पीछे पड़े हुए थे। सोचो, अगर यह फॉर्मूला किसी आर्मी के हाथ लग जाए, ऐसे सोल्जर्स बनाए जाएंगे जो कभी मरते नहीं, जिनके घाव कुछ ही सेकंड्स में भर जाते हैं। यह दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। एक तरफ जहां विराज और सानवी शांतनु की रिसर्च को जानने में लगे थे, वहीं तामिर विराज के बच जाने के गम में बौखलाया हुआ था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर की अंधेरी रात को देख रहा था। उसने अपने आप से कहा, मैं कभी हार नहीं सकता विराज। मैं जब तेरे बाप से नहीं हारा तो तुझे तो मैं मिट्टी में मिला दूंगा। उसने अपने पॉकेट से एक ब्लैक सैटेलाइट फोन निकाला। यह वो नंबर था जिसे डायल करने से पहले तामिर को भी 100 बार सोचना पड़ता था। उसने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। तीन रिंग बजी। उधर से फोन उठा। कोई हेलो नहीं, सिर्फ एक भारी आवाज आई, हाँ बोलो। यह आवाज सुनते ही तामिर का फेस पसीने से भीग चुका था। उसने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, बड़े मालिक, मैंने आज तक आपको निराश नहीं किया है। मालिक, इस बार भी नहीं करूंगा। हमारा प्लान अभी भी ऑन है, हम कामयाब होंगे, बस थोड़ा सा वक्त। उस आवाज ने तामिर की बात काट दी। वो आवाज इतनी ठंडी थी कि तामिर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम्हारे पास बहुत वक्त था तामिर, मैंने तुम्हें वो सब दिया जो तुम्हें चाहिए था, पैसा, पावर, हथियार। तभी कॉल पर सन्नाटा छा गया। तामिर ने कांपती हुई आवाज में कहा,
मालिक, आपने मुझे उस वज्र को सीधा मारने के लिए मना किया था, वरना मैं कब का उसको मार चुका होता। अगर आप इसके लिए मान जाते हैं तो। तभी फोन पर एक बेहद गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी। तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है क्या तामिर? अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उसका क्या असर होगा। तामिर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। तभी कॉल पर बड़े मालिक ने थोड़ी शांत आवाज में कहा, लिसन तामिर, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर इस बार तुम अपने प्लान में फेल हुए तो अंजाम तुम जानते हो। वो आदमी हमारे करीब आता जा रहा है। अगर वो हम तक पहुंच गया तो मुझे सामने आना पड़ेगा, और तुम जानते हो आखिरी बार जब मैं सामने आया था तो क्या हुआ था। वो पुराना मंजर तामिर की आंखों में खौफ बनकर तैर गया। उसने तुरंत कहा, ना ना नहीं बड़े मालिक, उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं संभाल लूंगा। तभी बड़े मालिक की आवाज और सख्त होकर आई, तुम्हारी भलाई इसी में है, याद रखना। मैं गद्दारी माफ कर सकता हूं लेकिन नाकामी नहीं। कॉल कट गया था। तामिर ने फोन को टेबल पर पटक दिया। उसका गुस्सा और डर अब जुनून में बदल रहा था। उसने अपने कोट का बटन लगाया और अपने खास आदमी को फोन किया और कहा, मेरा जेट तैयार करो, मैं इंडिया आ रहा हूं। सबको एक्टिवेट करो, इट्स टाइम। मैं अब किसी प्यादे को नहीं भेजूंगा, अब मैं खुद शिकार करूंगा। वहीं मुंबई में मेडिकल कॉलेज की लैब में विराज अभी भी उस चूहे को देख रहा था जो अब मजे से पिंजरे में दौड़ रहा था। प्रोफेसर अरविंद ने पसीना पोंछा और एक चेयर पर बैठ गए। वो थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनके फेस पर एक सुकून था। प्रोफेसर ने सानवी की तरफ देखा जो अभी भी सदमे में थी। सानवी, प्रोफेसर ने सॉफ्टली कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हारा ऑफिस, वो प्रोडक्शन साइट गिर गई थी। सानवी ने शॉक्ड होते हुए प्रोफेसर को देखा। जी प्रोफेसर, हम बहुत बड़े लॉस में हैं। मुझे नहीं पता कि हम दोबारा कब खड़े हो पाएंगे। प्रोफेसर ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बेटा। उन्होंने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया और कहा, हेलो डायरेक्टर, प्रोफेसर बात कर रहा हूं। हमने जो नया रिसर्च प्लांट पुणे के पास बनाया था, जो अभी खाली पड़ा है, उसका पूरा एक्सेस शांतनु फार्मास्यूटिकल्स को दे दो, अभी के अभी। पेपर वर्क कल सुबह हो जाएगा। सानवी की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रोफेसर, आप ये क्या कह रहे हैं? वो प्लांट तो। प्रोफेसर ने हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, सानवी, तुम मेरे दोस्त की बहू हो, मेरी बेटी की तरह हो। उस प्लांट पर जितना हक मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। हक से जो चाहे मांग सकती हो। तुम्हारी कंपनी बंद नहीं होगी। अब शांतनु के काम को मैं और तुम मिलकर पूरा करेंगे। सानवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने थैंक यू कहने की कोशिश की, लेकिन गला भराया था। विराज ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं होता था, लेकिन आज प्रोफेसर की आंखों में उसे कुछ अलग दिख रहा था, शायद गिल्ट या सच्ची दोस्ती। प्रोफेसर अपनी चेयर से उठे और विराज के पास आए और बोले, विराज, मुझे पता है तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते, और मैं तुम्हें दोष भी नहीं देता। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद किसी पर भी भरोसा करना डिफिकल्ट है। लेकिन बेटा, मेरी मदद से तुम शांतनु का अधूरा सपना पूरा कर सकते हो। हम इस टेक्नोलॉजी को सही हाथों में दे सकते हैं, इससे पहले कि ये गलत हाथों में पड़े। विराज ने प्रोफेसर की बात सुनकर कहा, हम साथ काम करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? प्रोफेसर ने पूछा। विराज ने एकदम साफ अंदाज में कहा, यह फॉर्मूला, ये सब इसी लैब में रहेगा जब तक मैं ना कहूं। दुनिया को अभी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नॉट अ सिंगल सोल। डन, प्रोफेसर ने कहा। तभी अचानक विराज की पॉकेट में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर नाम था जनरल राठौड़। विराज ने सानवी और प्रोफेसर को चुप रहने का इशारा किया और कॉल उठाया। यस जनरल। उधर से जनरल राठौड़ की आवाज आई, विराज, तुम्हारा काम हो गया है, वी गॉट हिम। यह सुनते ही विराज की हार्ट बीट फास्ट हो गई। तभी जनरल राठौड़ ने आगे कहा, तुम्हारे डैड का असिस्टेंट गुरुदेव, वो आदमी कहीं गायब नहीं था। उसने तो पूरा खेल ही बदल दिया था। मगर स्टिल वी गॉट हिम। विराज ये सुनकर शॉक्ड हुआ। अब आगे क्या होगा? आखिर क्या सच उगलेगा गुरुदेव? क्या है गुरुदेव और शांतनु की मौत का कनेक्शन? और कौन है वो बड़ा मालिक जिसके सामने तामिर भी थर थर कांपता है? क्या विराज अपने पिता के हथियारों तक पहुंच जाएगा, या वो खुद किसी बड़े जाल में फंसने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।
सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। विराज जनरल राठौड़ से बात कर रहा था। सानवी और प्रोफेसर विराज के फेस को देखकर जानने की कोशिश कर रहे थे कि विराज क्या बातें कर रहा है। जनरल राठौड़ ने कहा, तुम्हारा वेट खत्म हो गया विराज, गुरुदेव मिल गया है। विराज ने राठौड़ से एकदम सीधा सवाल पूछा, कहां है वो? विराज का सवाल सुनकर राठौड़ ने कहा, ये मत पूछो कि वो कहां है, सवाल ये होना चाहिए विराज कि वो अब कर क्या रहा है। विराज को राठौड़ की बात समझ में नहीं आई थी। उसने कहा, मतलब? फिर राठौड़ ने कहा, मैंने तुम्हें एक लोकेशन सेट की है, वहां पहुंचो, तुम्हें खुद सब समझ में आ जाएगा। और हां, मैंने जाफर को पहले ही वहां भेज दिया है, लेकिन मैंने उसे इंटरवीन करने से मना किया है जब तक तुम वहां ना पहुंचो। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। विराज कॉल काटने जा रहा था कि तभी राठौड़ ने उससे कहा, विराज थोड़ा केयरफुल रहना, वो अब सिर्फ गुरुदेव नहीं रहा है, वो कुछ और बन चुका है। विराज के दिमाग में अब बहुत कुछ चलने लग गया था। एक तरफ देश पर मंडरा रहा खतरा, दूसरी तरफ प्रोफेसर की रिसर्च, और अब ये गुरुदेव। तभी सानवी ने विराज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ विराज, तुम किस सोच में पड़ गए हो? विराज ने जल्दी से प्रोफेसर से कहा, अभी हमें निकलना होगा प्रोफेसर, लेकिन हम इस बारे में श्योर बात करेंगे, लेकिन तब तक आप अपना प्रॉमिस जरूर याद रखना। प्रोफेसर ने विराज से कहा, तुम चिंता मत करो विराज, मुझे भी अभी इस पर रिसर्च के लिए टाइम चाहिए। मुझे अगर कुछ भी पता चलेगा तो आई विल इन्फॉर्म यू। सानवी ने प्रोफेसर की तरफ देखा और कहा, थैंक यू फॉर योर हेल्प प्रोफेसर, वी विल स्टार्ट द वर्क एज सून एज पॉसिबल। मेरे फादर इन लॉ का सपना अब अधूरा नहीं रहेगा। प्रोफेसर ने स्माइल करते हुए कहा, ऑल द बेस्ट। और विराज संभल कर, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वहां दोस्तों से ज्यादा दुश्मन मिलेंगे। विराज ने एक कॉन्फिडेंट नोट दिया और वहां से बाहर निकल गया। तभी सानवी ने विराज से कहा, विराज ये कॉल जनरल राठौड़ का था ना? क्या कहा उन्होंने? विराज ने सानवी की तरफ देखकर कहा, गुरुदेव मिल गया है, मैंने राठौड़ से उसको ढूंढने के लिए हेल्प मांगी थी। विराज जल्दी से अपनी एसयूवी की तरफ बढ़ा। सानवी उसके पीछे पीछे आई। विराज ने कार का दरवाजा खोला और सानवी की तरफ मुड़कर कहा, सानवी मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूं। यह सुनकर सानवी ने विराज की आंखों में आंखें डालकर कहा, एक्सक्यूज मी, अपने दिमाग से ना यह बात निकाल दो विराज कि मैं घर जा रही हूं। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं एंड ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है। विराज ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए कहा, सानवी ये कोई कॉर्पोरेट मीटिंग नहीं है जहां मैं जा रहा हूं, वहां खतरा हो सकता है और मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। सानवी ने बिना कुछ और कहे कार का दूसरा दरवाजा खोला और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, विराज हम पार्टनर्स हैं, भूल गए? उस प्रोजेक्ट में भी और इस मिशन में भी। और रही बात खतरे की, तुम्हारे साथ रहकर मैंने इतना सब कुछ तो देख ही लिया है कि अब मुझे डर नहीं लगता। सो लेट्स गो, टाइम वेस्ट हो रहा है। विराज ने एक पल के लिए सानवी को देखा और फिर कहा, फाइन, बट डोंट टेल मी कि आई डिडंट वार्न यू। तभी सानवी ने विराज से पूछा, हम जा कहां रहे हैं? विराज ने कार स्टार्ट की और अपनी स्क्रीन पर उस लोकेशन को देखते हुए कहा, डार्क हाउस क्लब, मुंबई। यह सुनकर सानवी शॉक्ड हो गई। डार्क हाउस क्लब? सीरियसली? विराज ने पूछा, क्या हुआ? तो सानवी ने कहा, विराज ये क्लब मुंबई के सबसे बदनाम और महंगे क्लब में से एक है। डार्क हाउस में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्हें इनविटेशन से बुलाया जाता है। सानवी कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही और बोली, लेकिन गुरुदेव तो एक साइंटिस्ट था ना, क्लब में क्या कर रहा है? वेटर है क्या वहां पर? विराज ने गियर बदलते हुए एक्सीलरेटर दबाया और कार ड्राइव करते हुए कहा, यही तो पता करना है सानवी कि एक लैब कोट पहनने वाला आदमी क्लब में क्या कर रहा है। डार्क हाउस क्लब के बाहर महंगी कार्स का कॉन्वो लगा हुआ था। मुंबई की एलीट क्राउड और बिग शॉट्स वहां मौजूद थे। क्लब की बिल्डिंग काली और आलीशान थी। बाहर नियॉन लाइट्स में डार्क हाउस चमक रहा था। विराज और सानवी दोनों क्लब के बाहर पहुंच गए। सानवी उतरने लगी तो विराज ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सानवी मेरी बात मान लो, तुम कार में ही रहो। ये जगह और यहां के लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं।
सानवी ने विराज की आंखों में देखते हुए क्लियर वर्ड्स में कहा, देखो विराज, जाएंगे तो दोनों, चाहे क्लब के अंदर चल लो या घर, पर तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। विराज सानवी को उतारकर कार पार्क करने चला गया। पार्क के पास एक पोल के पीछे से जाफर निकला और बोला, सर, मुझे राठौड़ सर ने आपकी सेफ्टी के लिए भेजा है। विराज ने आसपास देखते हुए जाफर से कहा, नहीं, तुम बाहर ही रहना, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, तब तक मेरे ऑर्डर्स का वेट करना। जाफर कुछ कहने जा रहा था, लेकिन तभी उसने अपने आप को रोक लिया। विराज ने वहां से आते हुए जनरल राठौड़ को कॉल किया और उनसे पूछा, गुरुदेव इस क्लब में कर क्या रहा है? क्या आप श्योर हैं कि वो यहां है? विराज की बात सुनकर राठौड़ ने कहा, विराज, वो गुरुदेव अब एक नॉर्मल लैब असिस्टेंट नहीं रहा, वो उस क्लब का ओनर है जिसे सब लूसी के नाम से जानते हैं। ये नाम सुनकर विराज भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। वो सानवी के साथ क्लब के मेन एंट्री गेट पर पहुंच गया। वहां 2 6-6 फुट के बाउंसर्स खड़े हुए थे, जिन्होंने काले सूट पहने हुए थे और कान में ईयरपीस लगाया हुआ था। उनकी बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जिम में ही पैदा हुए थे। सानवी और विराज दोनों क्लब की तरफ जाने लगे तो सानवी ने कहा, विराज, वहां पर बाउंसर्स खड़े हैं और मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें बिना इनविटेशन के जाने देंगे। विराज ने सानवी की तरफ देखकर कहा, इनविटेशन गेस्ट के लिए होते हैं, हम गेस्ट थोड़ी हैं। जैसे ही विराज और सानवी अंदर जाने लगे तो एक बाउंसर ने अपना भारी भरकम हाथ आगे करते हुए कहा, होल्ड ऑन बॉस, इनविटेशन एंट्री ओनली। नाम क्या है लिस्ट में? बाउंसर ने एटीट्यूड से विराज को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए पूछा। विराज ने हंसते हुए कहा, कार्ड नहीं है, पर हमें कार्ड की जरूरत भी नहीं है। विराज ने उस बाउंसर को देखते हुए आगे कहा, मुझे तुम्हारे ओनर लूसी से मिलना है। यह सुनकर वो सारे बाउंसर्स हंसने लग गए। तभी उनमें से एक सानवी की तरफ देखकर बोला, हमारे बॉस तुझ जैसे फटीचर से नहीं मिलते हैं, लेकिन तेरे साथ वाली लड़की से जरूर मिल सकते हैं। भेज दे हमारे साथ, पहले हमारे बॉस मिलेंगे, फिर हम सब। अभी बाउंसर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था, पलक झपकते ही विराज ने दोनों बाउंसर्स के सर पकड़े और एक दूसरे से टकरा दिए। आवाज इतनी लाउड थी जैसे 2 नारियल फूटे हों। दोनों बाउंसर्स बिना किसी आवाज के जमीन पर ढेर हो गए। सानवी की आंखें बड़ी हो गई। उसने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, विराज, आर यू क्रेजी? ये क्या किया तुमने? सानवी चिल्लाई, लेकिन शोर में उसकी आवाज दब गई थी। विराज ने अपने हाथ झाड़े जैसे कुछ धूल लगी हो। क्या? उन्होंने इनविटेशन मांगा था, मैंने दे दिया। सानवी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं सोच रही थी तुम कोई स्मार्ट तरीका निकालोगे, लेकिन तुम तो सीधे गुंडे बन गए। विराज ने सानवी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींचते हुए कहा, सानवी, जब दरवाजा लात मारने से खुल सकता है तो चाबी ढूंढने में टाइम वेस्ट क्यों करना? वेलकम टू द पार्टी। अंदर का नजारा एकदम अलग था। ब्राइट लेजर लाइट्स घूम रही थी, हवा में धुआं फैल रहा था। बहुत लोग डांस फ्लोर पर झूम रहे थे। विराज क्राउड को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी नजरें बाज की तरह वीआईपी एरिया को ढूंढ रही थी, जो ऊपर बैल्कनी में था। गेट पर हुए हमले ने बाकी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया। अंदर से वॉकी टॉकी पर आवाज आई, इंट्रूडर ऑन मेन गेट, कोड अलर्ट कर दिया। अंदर से वॉकी टॉकी पर आवाज आई। उसे घूरते हुए कहा, मैं सोच रही थी तुम कोई स्मार्ट तरीका निकालोगे, लेकिन तुम तो सीधे गुंडे बन गए। विराज ने सानवी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींचते हुए कहा, सानवी, जब दरवाजा लात मारने से खुल सकता है तो चाबी ढूंढने में टाइम वेस्ट क्यों करना? वेलकम टू द पार्टी। अंदर का नजारा एकदम अलग था। ब्राइट लेजर लाइट्स घूम रही थी, हवा में धुआं फैल रहा था। बहुत लोग डांस फ्लोर पर झूम रहे थे। विराज क्राउड को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी नजरें बाज की तरह वीआईपी एरिया को ढूंढ रही थी, जो ऊपर बैल्कनी में था। गेट पर हुए हमले ने बाकी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया। अंदर से वॉकी टॉकी पर आवाज आई, इंट्रूडर ऑन मेन गेट, कोड रेड। तभी सिक्योरिटी अलार्म बज गया। सामने से 3 और बाउंसर्स भागते हुए आए। हे यू, स्टॉप देयर! भीड़ में खलबली मच गई। लोग साइड होने लगे। विराज रुका।
उसने अपनी पॉकेट में से एक स्टील की चेन निकाली। उसने चेन को अपनी हथेली पर लपेट लिया और फिर सानवी की तरफ देखकर बोला, सानवी तुम अब बस मेरे पीछे चलती रहो। आज तुम्हें मैं अपनी स्किल्स का लाइव डेमो देता हूं। वॉच क्लोजली। सानवी घबराई हुई थी। तभी एक बाउंसर रोड लेकर दौड़ता हुआ आया। विराज ने सानवी से कहा, सानवी जब कहूं तुम सर नीचे कर लेना। जैसे ही वो बाउंसर करीब आया, विराज ने कहा, सानवी नीचे अभी। विराज ने जोर से चेन को फेंका। वो चेन बाउंसर्स के पैरों में फंस गई। विराज ने फिर उसको जोर से खींच दिया। विराज ने उसके ऊपर से एक राउंड हाउस किक घुमाई जो सीधे दूसरे बाउंसर के जबड़े पर लगी। वो घूमता हुआ डांस फ्लोर पर गिर गया। तभी बाहर वाला बाउंसर उठकर अंदर आ गया। अंदर का नजारा देखकर वो भी थोड़ा घबरा गया था। विराज ने उसको देखकर स्माइल करते हुए कहा, अरे आप उठ गए? आओ, आप ही का इंतजार था। आपको स्पेशल इनविटेशन चाहिए था ना? विराज फिर उस बाउंसर के पीछे भागा और उसकी पीठ पर चेन से अटैक किया। वो जाकर सीधा शराब की बॉटल्स में घुस गया। पूरे क्लब में सब लोग एक जगह रुक गए। गाना बज रहा था मगर कोई नाचने को तैयार नहीं था। तभी सानवी ने विराज से कहा, विराज हमें गुरुदेव को ढूंढना चाहिए। विराज ने स्माइल करते हुए कहा, जिस तरीके की एंट्री हमने ली है ना, गुरुदेव खुद चलकर हमारे पास आएगा और तब तक एंजॉय। विराज ने डीजे की तरफ देखकर कहा, थोड़ा माहौल बनाओ यार, अभी तो मैंने सिर्फ वार्म अप किया है, असली खेल अब शुरू होगा। क्लब में गाने बजने लग गए। विराज ने सानवी की तरफ हाथ आगे करते हुए कहा, कम सानवी लेट्स डांस। सानवी एकदम शॉक्ड हो गई मगर विराज ने उसका हाथ पकड़ते हुए खींच लिया। सानवी ने विराज से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसी सिचुएशन में कौन डांस करता है? विराज ने सानवी से हंसते हुए कहा, तुम और मैं और कौन? और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। विराज सानवी के साथ डांस करने लग गया था। आसपास खड़े हुए लोग एकदम शॉक्ड होकर देख रहे थे मगर विराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्लब के वीआईपी लाउंज में जश्न का माहौल था। अंदर बहुत से एलीट लोग बैठे हुए थे और सामने डांसर्स नाच रही थीं। बीच वाले सबसे बड़े सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने सिल्क शर्ट पहनी थी जिसके बटन खुले थे। गले में मोटी सोने की चेन थी और आंखों पर एक महंगा चश्मा। उसके दोनों तरफ डांसर लड़कियां बैठी हुई थीं। तभी उसके साइड वाले आदमी ने उससे कहा, क्या बात है लूसी भाई, आपके अरेंजमेंट्स एकदम टॉप क्लास होते हैं। लूसी ने हंसते हुए कहा, अरे अभी तो बाद के अरेंजमेंट्स देखना, तुम अपने बीवी बच्चों को भूल जाओगे। ये वही गुरुदेव था जो हमेशा व्हाइट लैब कोट में सर झुकाकर शांतनु के पीछे खड़ा रहता था। आज उसका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। तभी वीआईपी रूम का दरवाजा जोर से खुला। एक इंजर्ड बाउंसर लंगड़ाते हुए अंदर आया। बॉस, बॉस। वो हाँफ रहा था। लूसी ने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास उस बाउंसर के खींच के मारा और अपना चश्मा उतारकर बोला, क्या है? मैंने कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। तभी बाउंसर ने डरते हुए कहा, बॉस एक आदमी और एक औरत वो जबरदस्ती घुस आए हैं। उन्होंने नीचे हमारे 5 आदमियों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है और अब नीचे डांस कर रहे हैं। ये सुनकर लूसी की आंखों में गुस्सा दौड़ गया। वो खड़ा हो गया और बोला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे क्लब में घुसकर मेरे आदमियों को मारे? कौन है वो? अब आगे क्या होगा? अब लूसी क्या करेगा? क्या वो विराज से मिलने नीचे जाएगा? क्या लूसी विराज को पहचान जाएगा? आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि वो आज एक क्लब ओनर बन गया है? क्या विराज को लूसी से कोई ऐसा राज पता चलेगा जो उसके होश उड़ा देगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।